वेट मिनट है। So इस तरह से क्या है इकोसिस्टम है। सो एन इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द लिविंग कम्युनिटी of plants and animals in any area together with the non-living components of the environment like land and air and water। क्या है कि the living community plants and animal in area, जिस एरिया के वो plants and animals है उनका वहाँ के लैंड वाटर एयर एंड अदर कंपोनेंट्स के साथ किस तरह से इंटर रिलेशन है, इसका स्टडी इस इकोसिस्टम में किया जाता है। नेक्स्ट हमें देखना है कि ये जो इकोसिस्टम ये टू टाइप्स की रहती है। फर्स्ट वन है कि नेचुरल इकोसिस्टम एंड अनदर वन इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जैसे कि नेचुरल इकोसिस्टम में देखो फॉरेस्ट में चलने वाली इकोसिस्टम, डेजर्ट में चलने वाली इकोसिस्टम, ग्रासलैंड में चलने वाली इकोसिस्टम, ऐसे अलग अलग तरह की एक इकोसिस्टम हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे देखो कश्मीर में चलने वाली इकोसिस्टम डिफरेंट है, डेजर्ट में चलने वाली इकोसिस्टम डिफरेंट है, यहाँ पे महाराष्ट्र में चलने वाली इकोसिस्टम डिफरेंट है। तो ये सब क्या है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एंड अनदर वन इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि अबाउट अर्थ का 71% जो पार्ट है, ये 71% पानी से भरा हुआ पार्ट पानी से भरा हुआ है। तो ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट पानी में है, तो ऑब्वियसली इस पानी में चलने वाले इकोसिस्टम का स्टडी करना ज़रूरी है। और ये इसमें अलग अलग तरह के इकोसिस्टम इसमें भी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि पॉन्ड्स में चलने वाले इकोसिस्टम, स्ट्रीम्स में चलने वाले इकोसिस्टम, लेक में चलने वाले इकोसिस्टम, ओशियंस में चलने वाले इकोसिस्टम एंड रिवर में चलने वाले इकोसिस्टम। सो इस तरह से नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये दो पार्ट है नेचुरल इकोसिस्टम के। एंड थर्ड वन इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, सो इट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन। ये कैसे ह्यूमन ने बनाए हुए इकोसिस्टम है। सो हाउ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी ये इसके 1 मिनट। So structure and functions of ecosystem. The structure of ecosystem consists of living and non-living elements, and the non-living components of an ecosystem are the amount of water, inorganic substances, and organic compounds, and climate conditions which depend on geographical conditions and locations. जहाँ जहाँ पे ये इकोसिस्टम चलती है, ये अलग अलग जगह पे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इकोसिस्टम चलती है। जैसे कि पानी में चलने वाली अगर डिफरेंट इकोसिस्टम डिफरेंट है। जैसे पानी अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे ह्यूमन बींग पानी के अंदर नहीं रह सकता, रहेगा क्या? हाँ, डॉग रहेगा क्या? शीप रहेगा? टाइगर पानी के अंदर रहेगा क्या? नहीं। तो वहाँ पे जो जो स्पेसीज है, जो जीव है जो पानी में रहते हैं वो डिफरेंट है। जैसे कि वहाँ पे क्या है, फ्लोरा है, जमीन के अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स जो आते हैं ग्रीन कलर के, उसको खाकर जीने वाले कुछ तो फिशेस हैं, छोटे फिशेस को खाने वाले बड़े फिशेस हैं, बड़े फिशेस को खाने वाले उससे भी बड़े फिशेस हैं, और उनको खाने वाले ह्यूमन बींग है। सो ये सारी चीज़ें क्या है, तो वाटर के अंदर चल मीन्स ह्यूमन बींग इज नॉट देयर, बट इस तरह से क्या है इकोसिस्टम वहाँ की चलती है। तो जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की इकोसिस्टम है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एनिमल देखने के मिलेंगे। यहाँ पे ट्रीज के टाइप जो है वो अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे ना, ट्रीज के जो टाइप्स है ना वो अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे।
बट इसके अगेंस्ट अगर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है ना, तो इसके अगेंस्ट अगर हम लोग देखेंगे कि कश्मीर में अगर जाएंगे तो वहाँ पे रहने वाले एनिमल है वो अलग रहेंगे, क्योंकि वहाँ के जो ठंड है उस ठंड से खुद को सिक्योर करने के लिए वहाँ के जो एनिमल्स है ना उनके शरीर के ऊपर अब हमें ज़्यादा बाल दिखेंगे, क्योंकि इस बाल की वजह से उनमें क्या है, गर्मी देखने के लिए मिलेगी। बट उसके आगे उसके अपोज अगर हम लोग राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में उतने बाल वाले एनिमल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में रहने वाले जो जीव है वो डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे। सो द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर द प्लांट, बर्ड, फिशेस, human beings, animal, insects, bacteria, etc. And living organisms in an ecosystem are inseparable from their habitat. एक जगह पे एक इकोसिस्टम में चलने वाले जो एनिमल है वो कैसे इकोसिस्टम से अनसेपरेबल है। सो एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखते हैं, द लिविंग कंपोनेंट ऑफ प्लांट लाइफ रेंज फ्रॉम स्मॉल एलिक which live in fresh and saline water to the terrestrial giant long lived trees of the forest. देखो, जमीन के अंदर पानी के अंदर जो पानी के अंदर जो ये रहेंगे ट्रीज रहेंगे या प्लांट्स रहेंगे वो छोटे रहेंगे, बट इसके अगर फॉरेस्ट के ट्रीज हम लोग देखेंगे तो वो बड़े रहेंगे। सो द प्लांट्स कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर ग्रोथ एंड इज फंक्शनिंग एज प्रोसीजर इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या चलता है, एक के पास एनर्जी है वो दूसरे के पास ट्रांसफर होती है। हाँ, so the living component of the animal world ranges from microscopic animals to small insects and larger animals such as reptiles, animals to small insect and larger animals such as reptiles and amphibians and fishes, birds and mammals. So man is just one of the 1.8 species of plants and animals that inhabited the earth. So the animal mostly functions as the consumers in the ecosystem, and each ecosystem has flows the energy to make the living beings survive. Each system has three main components. जैसे अगर कोई भी इकोसिस्टम चलती है, जैसे आपने ये एक ऐसा पिक्चर देखा होगा कि जमीन है, जमीन के ऊपर ग्रास आती है। एम आई ऑडिबल? हाँ, हाँ, जमीन है, जमीन के ऊपर ग्रास आती है। ग्रास को खाकर जीने वाली हेन है, ग्रास को खाकर जीने वाले गोट रहती है, ग्रास को जीकर खाकर जीने वाली रैबिट है। हाँ, गोट को रिटर्न ह्यूमन बीइंग खाता है, टाइगर खाता है, रैबिट को दूसरा कोई एनिमल खा सकता है, अनदर वन। अगर हम लोग देखते हैं कि इसी तरह से दूसरी तरह से अगर कि गोट है तो गोट को टाइगर खा सकता है या तो ह्यूमन बीइंग खा सकता है। इस तरह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो एक के ऊपर जीने वाला दूसरा एनिमल है। देन ह्यूमन बीइंग जब मर जाता है तो मरने के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है, या तो अगर टाइगर मरता है तो टाइगर मरने के बाद क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है, कुछ जो चीज ये है संयुग है, संयुग जो रहते हैं उसके अंदर वो हवा में मिक्सअप हो जाते हैं, तो उसकी जो बॉडी है वो बाद में मिट्टी में मिक्स हो जाती है। और इस तरह से क्या होता है, तो उसका डिकम्पोजिशन होता है। सो यहाँ पे ये जो थ्री प्रोसीजर चलती है, ये थ्री प्रोसीजर में थ्री तरह के हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि थ्री टाइप्स के नाम इसको दिए हुए हैं, जिसमें अगर हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, तो प्राइमरी जो इकोसिस्टम चलती है, इकोसिस्टम में थ्री कंपोनेंट्स है, थ्री कंपोनेंट, जिसमें फर्स्ट वन है कि primary producer, second one is the consumer, and third one is the deconsumer, sorry, decomposer. So first one is the primary producer। जब हम देखते हैं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर ट्रीज या प्लांट्स रहते हैं। इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर क्यों कहा गया है, क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दे मेक देयर ओन फूड, इट मेक देयर ओन फूड। क्या होता है, ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज एंड प्लांट जो है वो खुद का खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो सन से आने वाले जो सन रेज हैं, इनसे उनमें एक फोटोसिंथेसिस केमिकल प्रोसेस होती रहती है, और वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। उनको खाने की जरूरत रहती है क्या, नहीं।
तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, दिस इज नॉन एज मीन्स इसे ही प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा गया है। इन्हें प्रोड्यूसर कहा गया है क्योंकि खाना बनाने के लिए वो दूसरों की हेल्प नहीं लेते हैं। अनदर वन इज द कंज्यूमर की इस ग्रास को खाकर जीने वाले जो अदर एनिमल है या जो स्पेसियस है, जैसे कि फिर वो इंसेक्ट्स हो सकते हैं या हेन हो सकती है, गोट हो सकते हैं, रैबिट हो सकता है, ये ग्रास को खाकर जीने वाले हैं, इसलिए इन्हें कंज्यूमर कहा जाता है। अभी कंज्यूमर में भी अलग अलग टाइप रहते हैं, जैसे कि ग्रास, अगर एक ग्रास है तो ग्रास को खाकर जीने वाला एक इंसेक्ट है। ग्रास को खाकर जीने वाला क्या है, एक इंसेक्ट है। तो ये इंसेक्ट क्या है, एक प्राइमरी कंज्यूमर है। हाँ, उस इंसेक्ट को खाकर जीने वाली एक हेन है। उस इंसेक्ट को खाकर जीने वाली एक हेन है। हेन पता है इंसेक्ट खाती है, तो वो वो क्या है, हेन क्या है, तो एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, वो इंसेक्ट है। इंसेक्ट को खाकर जीने वाली जो भी हेन है वो क्या है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर है। अगर उसी हेन को अगर किसी इंसान ने खाया तो वो क्या है, टेरिटरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर है। इस तरह से क्या है, ये कंज्यूमर जो है ये कंज्यूमर या इस तरह की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यहाँ पे चलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि वो है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जब ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, देर आर द स्मॉल लिविंग बींग्स। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, देर आर द स्मॉल लिविंग बींग, और ये स्मॉल लिविंग बींग्स क्या करते हैं, तो सच एज बैक्टीरिया है, इंसेक्ट्स है एंड फंगी है। सो कोई भी अगर डेथ बॉडी या मरने के बाद कोई भी डेथ बॉडी है, तो वो जो सड़ जाती है, ये सड़ने की प्रोसेस ही क्या है, तो एक डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इकोसिस्टम, बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। एंड देयर जॉब इज टू ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर विच इज द कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। वो जो ये जो फंगीज है या जो इंसेक्ट्स है, वो क्या करते हैं, बॉडी को खाना स्टार्ट करते हैं और उसका विघटन या डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट करते हैं। सो इट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच इन टर्न गेट्स मर्ज इनटू द सॉइल एंड द सॉइल गेट्स nourished बाय these organic substances, and the nourished soil provides required nutrition to the plants, and this is how the ecosystem cycle get completed। और इस तरह से क्या है, जो इकोसिस्टम की जो साइकिल है ना, इसका ये प्रोसीजर चलती रहती है। देखो पहले क्या, हेलो, समझ में आ रहा है क्या होता है, पहले क्या होता है, इकोसिस्टम कैसे चलती है, इकोसिस्टम कैसे चलती है, हाँ हाँ, प्लांट से स्टार्ट होती है। प्लांट्स क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं क्योंकि खुद का खाना वो खुद बनाते हैं। एम आई राइट? डू यू अंडरस्टैंड, खुद का खाना खुद बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। और उस प्रोड्यूसर मीन्स उनको खाकर जीने वाले जो दूसरे चीजें हैं या दूसरे एनिमल है या दूसरे स्पेसीज है, इन स्पेसीज को क्या कहा जाता है, तो कंज्यूमर कहा जाता है। हम्म, हाँ। और अगर जैसे कि ग्रास को खाने वाला पहला अगर इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। उस इंसेक्ट को खाने वाली अगर हेन है, तो हेन क्या हुई, सेकेंडरी कंज्यूमर। हेन को खाने वाला अगर इंसान है, तो इंसान क्या हो गया, टेरिटरी कंज्यूमर। हाँ, एंड थर्ड लेवल पे अगर खाने वाला कोई है तो वो कॉन्टेनरी कंज्यूमर। हाँ, और जब ये मर जाता है, अगर किसी गोट को टाइगर ने खाया, हेन को इंसान ने खाया, तो इंसान अगर मर जाता है या गोट अगर टाइगर अगर मर जाता है, तो टाइगर मरने के बाद हमें पता सड़ना स्टार्ट होता है ना, ये सड़ने को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन कहा जाता है। इसमें क्या जाता है, इंसेक्ट्स एंड फंगी जो रहते हैं उस बॉडी बॉडी को खाना स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे हमें स्मेल आना जाता है। तो स्मेल क्या होता है, तो उसी में से हवा में मिक्स होता है। और जो 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 भी अनदर थिंग्स है वो क्या होती है, अनदर थिंग्स पार्ट्स ऑफ बॉडी जो सड़ते हैं, वो जो मिट्टी में जाते हैं, तो उनका इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं।
और मिट्टी में मिल जाता है। ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि वो है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि न्यूरिस्ट एंड सॉरी, ये तो स्ट्रक्चर एस्पेक्ट हुए। देर आर सम समरी ऑफ कंपोनेंट दैट मेक द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑन इकोसिस्टम। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है पता है, जब ये इकोसिस्टम चलती है ना, तो ये बात ध्यान में रखना है कि अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है ग्रास, ग्रास को खाकर अगर इंसेक्ट खाता है ना, तो इंसेक्ट को एनर्जी मिलती है। इंसेक्ट को अगर हेन खाती है तो एनर्जी किसे मिलेगी? हेन को। हाँ। हाँ, हेन को अगर इंसान ने खाया तो एनर्जी किसे मिलेगी? इंसान को। हाँ। इट मीन्स क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी की ट्रांसफर होती है। समझ में आ रहा है? एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, इस तरह से ये होता है। देन रिटर्न, अगर कोई डेड बॉडी वो सड़ जाती है और मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी पे रिटर्न ग्रास आता है, मिट्टी को हेल्पफुल चीजें मिलती है ना। हाँ, फॉस्फोरस वगैरह मिलता है ना। हम्म। सो इस तरह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट वन इज, हेलो। हाँ, चलो नेक्स्ट है कि ये जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स हमें देखने हैं कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन एज वेल एज नाइट्रोजन एज वेल एज कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, एज ये सारी चीजें क्या ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रहते हैं। एज वेल एज अगर हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स सच एज प्रोटीन, carbohydrates etc which link the abiotic and biotic elements. Another one is the climatic regimes such as temperature, moisture, light and topography. Next one is the producer as such as plants. Producer क्या करते हैं? सच एज प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर रहते हैं। माइक्रो कंज्यूमर सच एज लार्ज एनिमल्स एंड माइक्रो कंज्यूमर सच एज एब्जॉर्बर्स लाइक फंगी। ये सारे क्या है, तो एक इकोसिस्टम के एलिमेंट्स हैं। क्या हुआ? किसी को कुछ बोलना है? हम्म। ओके, चलो। इस तरह से ये इकोसिस्टम देखा हम लोगों ने, एनवायरनमेंट देखा, एक दूसरे से रिलेशन देखा, देन एज वेल एज एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स देखे जिसमें हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर देखा। अभी हमें देखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इन करंट कंटेक्स्ट, करंट डेवलपमेंटल कंटेक्स्ट में एक इम्पोर्टेंट थिंग है जो है एनवायरनमेंट। एंड यही एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है और इसी डिग्रेडेशन की वजह से हमें लास्ट वीक में बारिश हुई। आपको पता है ना, सब जगह पे बारिश हुई। हम्म। हीट एकदम से बढ़ी है, हीट इतनी बड़ी है कि 45 डिग्री के ऊपर भी टेम्परेचर जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? हाँ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से ये हो रहा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से वो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो जो भी बैलेंस है एनवायरमेंट का वो डिस्टर्ब हो रहा है, और इस डिस्टरबेंस की वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। ये बारिश का कभी भी आना, एनवायरनमेंट में कभी कभी हीट में भी, समर में भी हमें इसकी नॉर्थ एरिया की और नॉर्थ इंडिया की कुछ रिवर में बारिश ये दिखते, फ्लड सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। वो क्यों मिलती है? ड्यू टू हिमालयन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग देयर। सो ये जो वाटर जब मेल्ट होगा, ये जो आइस अगर मेल्ट होगी तो पानी की मात्रा में रिवर के जरिए हमें ज्यादा बढ़ती हुई देखने के लिए मिलती है। सो ये सारी चीजें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हैं। इसलिए अभी एनवायरमेंटल स्टडी क्यों करना जरूरी है, ये हमें देखना है। सो व्हाई द एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट और एनवायरमेंटल स्टडी इज इम्पोर्टेंट? सो फर्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। देर हैज बीन, स्पेशली इन इंडिया आफ्टर, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल में देखा कि आफ्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991,
government gives the permission to establish new factories or companies in India, so that the pollution is increasing, as well as we are using so many vehicles. So it results in environmental degradation. So their industrial growth is causable to the environmental degradation. So इसके लिए क्या करना जरूरी है? अगर हमारी अर्थ को बचाना है तो एनवायरमेंट का स्टडी करना जरूरी है. So there has been a significant growth in industries since the 19th century, and industrial processes release chemicals which rise the stratosphere and degrade the ozone. Acid rain, smoke, and poor air quality have been the result of air pollution, and industrial activities have resulted in depletion of natural resources. So the environmental studies will help us to understand the use of natural resources rationally and the need to find out the substitute for renewable resources. Another one is the urbanization. So more and more people are migrating to urban areas from rural areas for employment and better lifestyle. So urbanization has resulted excessive use of automobile. देखो शहरीकरण बढ़ रहा है, इट मीन्स अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? जैसे कि मुंबई जैसी सिटी, क्या हो रहा है? जॉब की अवेलेबिलिटी है, जॉब की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन सिटीज़ में जाकर रहना पसंद कर रहे हैं. अगर रहना पसंद कर रहे हैं तो अर्बनाइजेशन क्या है? तो सिटीज़ इतनी बड़े पैमाने पे बढ़ रही है ना कि अर्बन एरिया फॉर रूरल एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट बेटर लाइफस्टाइल, लोग वहाँ शहर में जाकर रहना पसंद कर रहे हैं. तो इसकी वजह से कि जो भी अर्बन एरिया है इसके ऊपर जो भी फैसिलिटीज है, जो भी अम्यूनिटीज है, इन सारे के ऊपर क्या आ रहा है? तो प्रेशर आ रहा है. एंड दिस हैज resulted in increasing crowding of congestion, and which in turn has led to air and water pollution. So the study of environmental science enables us to know the aspect related to soil and water contamination. अगर हम लोग स्टडी करेंगे, एनवायरमेंटल स्टडी करेंगे, तो इससे क्या होगा? तो ये सारी चीजें के बारे में हमें जानकारी मिलेगी. अनदर वन इज द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या हो रहा है? बढ़ा. देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जो भी अनाज है वो कम पड़ता जा रहा है, और उसको अगर लोगों के लिए बनाना है तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं? तो with the development in agriculture, the farmers have resorted to farm mechanism, and this has resulted to soil erosion. Excessive use of chemical fertilizers has reduced the soil fertility. देखो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो वही पानी के साथ अगर बहकर जाएगा तो इससे इम्पैक्ट होगा, एज वेल एज जो सॉइल है वो भी क्या होगी? तो उसका इरोजन होगा, पॉल्यूशन होगा. So the environmental studies help to understand ways the means of soil conservation. It also help to know about organic fertilizers which are environment friendly. अगर स्टडी करेंगे तब ये पता चलेगा. नेक्स्ट वन इज द पोल्यूशन. So due to the advancement and development taking place in the modern world, pollution is one of the major environment problem. जैसे कि air है, water है, noise है, and soil pollution. So poses serious health problems to mankind, and a study of environmental science enables to know the cause of pollution and measures to prevent it, and it helps us to understand the related concept. देखो pollution डे बाय डे इतना बढ़ रहा है ना कि जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं भी environmental study जो जितना भी इशू हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग का, ये पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, और इसके लिए इसका स्टडी होना जरूरी है. नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट. डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जैसे कि ब्रिज बनाना, जैसे कि डैम बनाना, इसकी वजह से ट्रीज को काटा जा रहा है. जैसे कि मुंबई की आर्य कॉलोनी पता है ना, वहाँ का मेट्रो का शेड बनाया जा रहा है. हाँ, सो वहाँ पे कितने ट्रीज कट होंगे? ये भी क्या है? अगर ट्रीज कट होंगे तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा एंड ऑक्सीजन कम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को बढ़ाने का काम करता है. हुँ? और जिसकी वजह से बहुत सारे जो इश्यूज है ना, वो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं. सो इस तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के तो इन सारी चीज़ों की वजह से एनवायरनमेंट का स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि करंट इरा में अगर ये नहीं किया तो आज का जो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो ये आगे 60 तक जा सकता है, और इसके आगे भी जा सकता है. तो इसके लिए एनवायरमेंटल स्टडी करना और हर कोई इससे अवेयर होना ज़रूरी है. नेक्स्ट वन इज द एनवायरमेंट एज अ नेचुरल कैपिटल. एनवायरमेंट कैसे है? एज अ नेचुरल कैपिटल उसको स्टडी करना है.
नेक्स्ट है कि एनवायरमेंट एज एन नेचुरल कैपिटल एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्यों इसे नेचुरल कैपिटल कहा गया है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि रिसोर्स फॉर फूड सप्लाई। एनवायरमेंट क्या है? रिसोर्स फॉर फूड सप्लाई। सो रिसोर्स फॉर फूड सप्लाई अगर हम देखते हैं तो फॉर सर्वाइवल एंड सब्सटेंसेस इन ओल्डन डेज ह्यूमंस कलेक्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम नेचर बाय फूड गैदरिंग। पहले से सदियों से ह्यूमन भी क्या कर रहा है? तो एनवायरमेंट की तरफ से फूड फूड मिल रहा है ना, हंटिंग करता है, फॉरेस्ट्री करता है, गैदरिंग करता है, वेजिटेबल्स गैदर करता है। ये सारी चीजें एनवायरमेंट की तरफ से मिलती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। अनदर वन इज द एनर्जी सोर्सेस। एनवायरमेंट क्या है? एज अ एनर्जी सोर्सेस काम करता है। एनवायरमेंट एनर्जी देने का काम करता है। एनर्जी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट इज pervasive in every household and industry. So as present fuel are principal source of energy and are fast depleting and cannot be renewed. Natural environment also provides energy from sun, wind and water, and the energy from these sources are renewable sources of energy. So the quality of human life has improved with the application of such renewable sources of energy to generate electricity. देखो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है। वाटर हमें नेचुरली मिलता है। और ये जो नेचुरली या जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आज यूज करते हैं, ये हमें किसके वजह से मिलती है? तो नेचुरली मिलती है। द नेक्स्ट वन है सोर्स फॉर रिक्रिएशन। सो नेचुरल एनवायरनमेंट अट्रैक्ट टू। हेलो, बोलिए। हाँ, ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके। सो इस तरह से क्या एनर्जी मिलती है। अनदर वन सोर्स फॉर रिक्रिएशन। नेचुरल कैपिटल कैसे है और एनवायरनमेंट कैसे हैं? तो रिक्रिएशन का सोर्स है नेचुरल एनवायरनमेंट अट्रैक्ट टूरिज्म एज इट कंप्राइजेस ऑफ नेचुरल एंड जियोग्राफिकल एसेट्स सो सच एज प्लीजिंग वेदर, देन scenic beauty, flora and fauna, and so on. So thus the physical and climatic condition of region influence recreations and tourism. यहाँ पे क्या है? टूरिज्म। देखो अलग 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 अलग, जैसे कि आजकल बहुत हीट है, लोग कश्मीर जा रहे हैं, लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं, और कुछ लोग माथेरान जा रहे हैं। तो ये सब होने की वजह से क्या होता है कि लोग ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है लोगों को अट्रैक्ट करता है। ये तो एक है, लोगों को शांति मिलती है। अनदर वन, वहाँ के लोगों को क्या मिलता है? वो उस वहाँ की सुंदर सा जो क्लाइमेट है, सुंदर सा जो एनवायरनमेंट है, इसकी वजह से लोगों का अर्निंग सोर्स बढ़ता है। जो भी लोग एज अ टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे जो जो चीज़ें खरीदते हैं या वहाँ पे रहते हैं होटल्स में वगैरह, तो वहाँ से लोग, वहाँ के लोगों को क्या मिलता है? तो उनका जो अर्निंग सोर्स है, वो अर्निंग सोर्स उन्हें अच्छा देखने के लिए मिलता है। अनदर वन अगर हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज। सो गवर जो एनवायरनमेंट की तरफ से हमें क्या मिलता है? फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जैसे कि रबर एनवायरनमेंट की तरफ से मिलता है। हम लोग जो पेपर यूज करते हैं, ये पेपर ट्रीज से हमें मिलता है, वो भी नेचुरली हमें मिलता है, एनवायरनमेंट की तरफ से मिलता है। शिप बिल्डिंग होता है, लोग घर बनाते हैं, उसके लिए लकड़ी को यूज करते हैं। एज वेल एज फर्नीचर बनाते हैं, जो टिम्बर वर्क चलता है वो भी लकड़ी की वजह से चलता है। देन बहुत सारे प्लांट्स, मेडिकल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट जो है, मेडिसिनल प्लांट्स जैसे मेडिसिनल मीन्स बहुत सारे मेडिसिन हैं। ये मेडिसिन भी हमें फॉरेस्ट की वजह से मिलते हैं। एज वेल एज बहुत सारे नट्स है, फाइबर है, गम्स है, गम है, टेनिन है। ये सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट की तरफ से मिलते हैं। इसलिए एनवायरनमेंट क्या है हमारे लिए? तो नेचुरल कैपिटल है। नेक्स्ट वन इज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सो हम लोग देखते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द डिटरोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट थ्रू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। कि इस एनवायरमेंट में जो रिसोर्सेस है, इनका डिप्लीशन होने के कारण डिस्ट्रक्ट जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रक्ट होती है, एंड वाइल्ड लाइफ जो है उसका एक्सटिंक्शन होता है। So environmental degradation, it means it is the deterioration of environment through depletion of resources such as air, water and soil. Air, water and soil, इसकी वजह से डिप्लीशन होता है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कैसे मीन्स, देखो आजकल हमें डायनासोर देखने के लिए मिलता है क्या? डायनासोर देखने के लिए मिलते हैं? नहीं। इसी तरह से टाइगर की संख्या कम होती जा रही है ऑब्वियसली। इसी तरह से बहुत सारे जो स्पेसीज है, बहुत सारे जो एनिमल्स है, ये डे बाय डे क्या हो रहे हैं?
तो कम होते जा रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। हाँ, इट मीन्स कम होना या वैनिश होना है, वैनिश होना एक्सटिंक्शन, जैसे कि डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ, अभी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एज वेल एज जो ऑयल है, वाटर है, ये क्या, इनका क्या हो रहा है, तो इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो when the environment becomes less valuable or damaged, environmental degradation is said to occur. मीन्स एनवायरमेंट डिग्रेड होता है तो ये तब वैल्यूएबल और डैमेज, एनवायरमेंट डैमेज होता है टाइम उसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ ऐसे कहा जाता है। सो देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन व्हेन द हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉयड एंड बायोडाइवर्सिटी इज लॉस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड एंड the environment is hurt. So environmental degradation can occur naturally or through human process. It means human activities. कभी कभी क्या होता है, naturally environmental degradation होता है, तो कभी कभी human की वजह से भी होता है. So the largest areas of concern present are the loss of rainforest, air pollution and smoke, ozone depletion and the destruction of the marine environment. And these all things you all know that due to the human activities. ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही ये सब हुआ है ना। ओजोन का डिप्लेशन नेचुरली हुआ है क्या? नहीं। पोल्यूशन नेचुरली हो रहा है क्या? नहीं। स्मोक नेचुरली हो रहा है क्या? नहीं। सो ये सारी चीजें क्या हो रही है, तो एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रही है और ये ह्यूमन करतूतों की वजह से हो रहा है। The next one is environmentalists are working hard to combat environmental degradation, and there are countless organizations located all over the world that are dedicated to preventing the global destruction of the environment. So अलग अलग टाइप्स के फॉर्म्स है यहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, और वही कॉजेस भी है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। तो आपको ना एट ए टाइम वो ध्यान में रख दो, मीन्स नेक्स्ट टाइम हम लोग शॉर्ट में चलेंगे। हाँ, सो 3, आप अभी ज्वाइन हुए क्या? वाई सो लेट? ओके ओके, चलो। सो द मॉडल इज 3। सो फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसमें फर्स्ट वन है डिफॉरेस्टेशन। देखो हम, ये इजी पार्ट है, तो हम लोग थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि मॉडल बहुत बड़ा है। सो डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का फॉर्म्स अगर हम लोग देखते हैं तो डिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग एंड रिमूविंग द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट है, देखो अगर डिफॉरेस्टेशन इट मीन्स कि ट्रीज को कट करेंगे, ट्रीज कट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, हाँ, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसके पहले अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग ट्रीज को डिस्ट्रॉय करेंगे, अगर हम लोग ट्रीज के लेयर को ही अगर रिमूव करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे। इन इट्स प्लेस अ डिफरेंट फ्रॉम अ इकोसिस्टम कम्स अबाउट, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोसेस ऑफ क्लियर कटिंग फॉरेस्ट, एंड क्लियर कटिंग ओनली रिमूव्स द current trees but allows new ones to grow, huh? And in their places, because it does not fundamentally change the ecosystem. So it is often hard to measure deforestation. And the definition of forest and deforestation are continually changing, and data acquired by the scientists is not always accurate and reliable for analysis. देखो डे बाय डे ये जो ट्रीज है ना, ये ट्रीज को कट किया जा रहा है, एंड या इसी की वजह से बहुत सारे इश्यूज हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो सेटलर्स ऑफन बर्न ट्रीज डाउन टू हैव लैंड टू प्लांट क्रॉप्स। देखो नई नई खेत बनाने हैं तो उसके लिए जो ट्रीज कटिंग की जा रही है। Native Americans burned forests to develop grassland full of large game animals. Another one, expanding agriculture and animals herds can cause trees to remove, and as can harvesting of wood to be used as fuel. And other important factors leading to deforestation are timber harvest, grazing, and random fires. देखो कभी कभी जंगल में फायर लग जाती है, एज वेल एज टिम्बर की फर्नीचर के लिए, टिम्बर के लिए फॉरेस्ट को कट किया जाता है, ग्रेजिंग की वजह से ये सब होता है।
और ये क्या है, एक फॉर्म है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का. Besides felling trees and ruining forest ecosystem, deforestation present many other problems as well as species may become extinct. And due to the loss of their habitat, erosion and flooding can occur, and desertification and decreased land productivity may also result. And the general climate of an area can also change, and more carbon dioxide can be released. So deforestation has become a major issue around the world, and some countries have developed programs aimed at reducing deforestation. So by creating incentives to adopt less wasteful ways of living. Another one is the desertification. Desertification भी डे बाय डे बढ़ रहा है. Desertification is the expansion of desert lands into previously non-desert areas. पहले जहाँ पे डेजर्ट नहीं था, ऐसी जगह भी आजकल क्या हो रही है, तो डेजर्ट बनती जा रही है. So the process of occurs due to both natural and human causes. So deserts occur anywhere where there is less than 10 inches of rainfall each year. एक साल में जहाँ पे 10 इंचेस से भी कम वाटरफॉल होता है, वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है हमें, तो डेजर्टिफिकेशन देखने के लिए मिलता है. सो डेजर्ट्स, अगर हम लोग देखें, इफ एनी एरिया रिसीव्स ओनली स्लाइटली मोर देन 10 इंचेस ऑफ रेनफॉल ईच ईयर, then its ecosystem becomes fragile and is a concern for desertification. So long droughts can cause desertification to take place by removing the soil, and if humans cause the loss of the soil, such as by overgrazing, overcultivation, deforestation, irrigation, excessive flowing, and desertification can फॉलो इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज. देखो बहुत सारी कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए खेत बढ़ा रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं. एज वेल एज राजस्थान से जैसी जगह है कि जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. एज वेल एज अगर हम लोग especially when we think about presently desertification is occurring with the greatest rapidly in the African Sahel, जिसे साउथ ऑफ सहारा कहा जाता है. सहारा डेजर्ट पता है ना, तो वहाँ पे ज्यादा पैमाने पे वो बढ़ रहा है. सो द डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस कैन बी कैटास्ट्रॉफ फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ एन एरिया, एंड बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोविंग ऑफ फूड, डेजर्टिफिकेशन कैन लीड टू फेमाइन एंड पॉवर्टी. डेजर्टिफिकेशन की वजह से फेमाइन एंड पॉवर्टी आती है. सो ऑलरेडी डेजर्टिफिकेशन ruined ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लैंड. अगर हम लोग देखते हैं कि across the world the total amount of land that has been lost is about equal to the size of Brazil. हर साल ब्राजील का जितना एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, उतना एरिया, इट मीन्स 2 बिलियन एरिया, 810 मिलियन हेक्टर्स जो है, इतना जो है वो डेजर्टिफिकेशन साल में होता आ जाता है. एनुअली 15 मिलियन एकर्स आर लॉस्ट टू डेजर्टिफिकेशन. 15 मिलियन एकड़ जो जमीन है वो डेजर्टिफिकेशन की वजह से क्या होती है, तो लॉस होती है. सो टुडे इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज trees are being replanted faster than they can be cut down. So desertification is not as severe a threat. And in developing countries, by contrast, poverty has created a threat to trees which can be told or used as fuel. And in these areas, erosion is also common, and along with the deforestation, and it is causing heavy desertification. डे बाय डे क्या देखो, जस्ट 15 मिलियन एकर्स अगर एक साल में डेजर्ट बढ़ रहा है, तो इमेजिन दैट कितनी बड़ी पैमाने में डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है. नेक्स्ट वन इज द इमिशन. तो इमिशन अगर हम लोग देखते हैं, when hazardous or natural forces release chemical of the substance into environment, and the process is known as emission. So emission often cause pollution and air pollution. Examples is caused where its chemicals are released into the air. जैसे अगर हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि इमिशन होता है, जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रीज है विच इमिट्स द ग्रीन हाउस गैसेस एज वेल एज केमिकल्स फ्रॉम द फैक्ट्री. ग्रीन हाउस गैसेस एंड केमिकल फ्रॉम द फैक्ट्री एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड which is emitted by the vehicles. So it's all the forms of carbon dioxide, and carbon dioxide, due to the carbon dioxide ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, बिकॉज इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो सबसे ज्यादा हीट
बनाने वाला गैस है. So many natural processes causes emissions. When a volcano erupts, it lets out acid. जब volcano eruption होता है, पता है ज्वालामुखी जब आता है तब एसिड फेंका जाता है जिसकी वजह से हीट होती है एंड ऐश भी फेंकी जाती है. देन टॉक्सिक गैसेस बाहर आते हैं जिसकी वजह से हीट बढ़ती है. व्हेन फायर ब्रेक्स आउट फॉरेस्ट दे रिलीज स्मोक शूट कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स एंड डाइऑक्सिन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा कि अमेजन का जो फॉरेस्ट है, इस अमेजन के फॉरेस्ट को जब आग लगी थी तो मे बी 1.5 महीना तक वो आग बुझी नहीं थी. सुना था. हाँ. तो अगर 1.5 महीने तक इतना बड़ा जो फॉरेस्ट है अमेजन का, कि जहाँ पे जो जाएगा वो जिंदा नहीं आएगा, ऐसी कंडीशन वहाँ की. अगर वहाँ पे इतने इतने ट्रीज है और उस जंगल को जब आग लगती है तो कैसी कंडीशन होगी, ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी होगी. वो 1.5 महीना कंटिन्यूस चलने की वजह से कितने ट्रीज जले होंगे, कितने एनिमल्स, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, कितने एनिमल्स जले होंगे, क्या क्या हुआ होगा. तो इसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है. देन ह्यूमन प्रोसेसेस जनरेट ट्रिमेंडियस इमिशन एज वेल. ड्राइविंग अ कार, ऑपरेटिंग अ फैक्ट्री और यूजिंग अ फायरप्लेस ऑल कॉज इमिशंस इनटू द एयर, जिसकी वजह से क्या होता है, इमिशन बढ़ता है. देन इफ वुड बी अनफेयर टू से दैट all pollution comes from human being because nature itself produces much of it. नेचर खुद भी ये होता है, कभी कभी नेचुरली भी आग लगती है और जिसकी वजह से ये सब होता है. So as a result, some people think it is either unfair or not worthwhile to restrict human pollution production. So these people argue that there will be large natural emission any way. मीन्स बहुत ज्यादा ऐसे वेज हैं कि जिसमें नेचर भी क्या करता है, तो इस तरह का इमिशन करता है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन करता है. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कवर हाउ मच पोल्यूशन नेचर कैन. So the process इस तरह से हमें क्या देंगे, restricting human pollution will reduce aggregate pollution to the level at which favorable results occur. It may be desirable to restrict pollution. मीन्स कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ थिंकर्स का, कि ये जो पोल्यूशन होता है नेचुरली भी होता है, तो अभी ये पोल्यूशन रोकना है क्या है, गलत बात है. द नेक्स्ट वन इज द इरोजन. तो अलग अलग टाइप का मीन्स सॉइल इरोजन हमें देखने के लिए मिलता है. So the process of erosion occurs when the surface of the land is worn away and lost. जमीन के ऊपर की जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे उड़कर जाती है और उसका लॉस्ट होता है, इसे इरोजन कहा जाता है. So soil erosion can have highly dangerous effects, and erosion can ruin farmland, wetland, habitat, streams, even whole ecosystem. So to prevent erosion, many human society throughout the world history have used devices such as terrace farming, where they simply allowed to erosion to occur and their food supplies will have the decreased severely, and in some civilizations erosion caused too much damage that the civilization declined and fell apart. So there are many specific types of erosion. सो जैसे कि यहाँ पे गली इरोजन दिया है. गली इरोजन इट मीन्स थिन वाटर कॉलम्स क्विकली रिमूव द सॉइल फ्रॉम द area. Another one, the reel it means small stream. Erosion occurs when many tiny water channels are formed, and interreel erosion happens when a layer of soil is removed. कि पानी की मात्रा अगर बह रही है और उसके साथ मिट्टी बहकर चली जाती है. As well as saltation erosion is the removal of soil and mineral by wind and water or gravity. So the soil bounces and moves away to another location. Another one is the surface creek take place when the wind blows small particles along the ground. कि जब जब वाइंड जोरों से बहता है, एट द टाइम क्या होता है कि द वाइंड पिकिंग अप द सॉइल पार्टिकल्स एंड ब्लोइंग देम अवे थ्रू द एयर. वो क्या करते हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे फेंक देते हैं, तो जिसकी वजह से भी ये इरोजन होता है. सो इरोजन हैज मेनी कॉजेस, both naturally and human based.
and water, wind, ice, and other natural elements can start the erosion process, and many human process also causes the soil to be eroded. The next one is the extinction. ये भी क्या है, एक फॉर्म, ये भी क्या है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का ही फॉर्म है. हाँ, तो एक्सटिंक्शन अगर हम लोग देखते हैं कि हैबिटेट लॉस होता है, देखो नेचुरल एनवायरनमेंट में जब डिस्ट्रक्ट होता है, डैमेज होता है, तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि लोगों की जो भी स्पेसीज है उनके रहने की जगह नहीं रहती है, डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्ट होती है. जब रहने की जगह नहीं रहती है तो वहाँ पे एनिमल और स्पेसीज नहीं रह सकते, और जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं रह सकते और उनका एक्सटिंक्शन होता है. सो व्हेन द लास्ट मेंबर्स ऑफ स्पेसीज आर किल्ड, इट बिकम एक्सटिंक्ट. जब तक किसी भी प्रजाति का लास्ट मेंबर जब मरता है, इट मीन सारे के सारे जब मरते हैं, तो इसे एक्सटिंक्शन कहा जाता है, प्रजातियों का सर्वनाश. इट बिकम्स एक्सटिंक्ट. नेचुरल कॉजेस हैव ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन, but many human processes have intensified the rate at which extinction occurs, and it is estimated that mass extinction have happened about every 50 million years. एवरी 50 मिलियन ईयर्स के बाद क्या देखने के लिए मिलता है, तो प्रजातियों का सर्वनाश होता है. सो 250 मिलियन ईयर्स एगो, as many as 96% of all species inhabiting the earth died, and the greatest mass extinction over of all the creatures that have inhabited the earth throughout history of 99.9% have gone extinct. Then long ago, species went to extinct due to the volcanic eruption, habitat destruction, food supply, loss of asteroids and meteors that hit the earth. ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं कि जिनकी वजह से क्या होता है, तो एक्सटिंक्शन होता है. Then in the course of history, many animal species have been killed by humans. And in 18 AD, the European lion became the first species in recorded history to become extinct. 80 एडी में क्या देखने के मिला कि यूरोपियन लायन जो था वो मर गया, मीन्स वो एक्सटिंक्ट हो गया, जो अभी देखने के लिए नहीं मिलता है. सो अर्ली नॉर्दर्न अमेरिकन सेटलर्स वाइप्ड आउट टेन्स ऑफ मिलियन पैसेंजर पिजियन, डिस्ट्रॉइंग द स्पेसीज by 1914, and the settlers also whipped out species of grizzly bears and wolves and one type of fox and cougar. And since the arrival of the pilgrims, more than 500 plants and animal species in North America have become extinct. मीन ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, स्पेसीज है, ट्रीज है, वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए. इट मीन्स उनका सर्वनाश हुआ, जो अभी देखने के लिए नहीं मिलते हैं. अनदर वन इज द मरीन डिग्रेडेशन. ये भी क्या है, तो एक फॉर्म है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का. जैसे हमें क्या देखने के लिए, मुंबई के आसपास का एरिया अगर देखेंगे तो हाईली पोल्यूटेड, स्पेशली मुंबई की मीठी नदी. कितना कैसा सीन देखने के लिए मिलता है, मीठी नदी आपने तो देखी होगी. सो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मुंबई आर हाईली पोल्यूटेड इंक्लूडिंग जुहू, खार, माहिम एंड बांद्रा. जब आप यूनिवर्सिटी कुर्ला से जाते हो, जो रिवर लगती है बीच में, पता है ना. हाँ, तो वो जो मीठी रिवर कितनी उसकी कंडीशन कैसे है, वही पानी अगर समुंदर में जाएगा, इट मीन्स मुंबई के अरेबियन सी में जाएगा, तो कैसा रहेगा. और उसी जुहू बीच पे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द हाँ हाँ. So the seafronts of western coast and Mumbai are highly polluted, including Juhu, Khar, Mahim, Bandra, Nariman Point, Kulaba, Versova, then Girgaon, Bridge, Kandy, Mud. For instance, Versova water contains high level of heavy metals and littles. देखो ये सब पानी की वजह से या नाले की वजह से ही समुद्र में जाता है. तो इस तरह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, और ये सारे क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के फॉर्म्स हैं. सो टेस्ट शो पुअर ऑक्सीजन लेवल्स इन वाटर एंड विच अफेक्ट्स मरीन ऑर्गेनिज्म. जब इतनी गंदगी रहेगी तो ऑक्सीजन बचेगा क्या उसमें, नहीं, और जिसकी वजह से क्या होगा, तो जो माहिम वाटर्स बीच द रिक्वायर्ड लेवल बाय 95%. सो तो इस तरह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ये बहुत सारे मीन्स डिफॉरेस्टेशन है, मरीन एक्सटिंक्शन है, मरीन डिग्रेडेशन है, इमिशन है, इरोजन है, ये सारे फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है. नाउ
व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉजेस क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, industrial processes release chemicals which rise into the stratosphere and degrade the ozone. So for instance, chlorofluorocarbon or chlorofluorocarbons are the primary cause of ozone depletion. ओजोन डिप्लेशन का क्या फर्स्ट जो कॉज है वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है. ओजोन क्या करता है? व्हाट इज ओजोन डू फॉर अस? यस, स्पीक अगेन. प्रोटेक्ट अस. यस यस, क्या है कि ओजोन क्या करता है? तो ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन. अगर ये ओजोन नहीं रहेगा तो 2 आवर्स में हम लोग पूरे जलकर राख हो जाएंगे. इतनी हीट सन की तरफ से सनरेज हमें अर्थ पर आते हैं. और ओजोन क्या करता है कि उनको रोकने का काम करता है. इट्स अ कवर, इट्स अ कवर. बट अभी क्या हो रहा है? इस ओजन की लेयर में क्या हो गया है? इट्स अबाउट 16 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर. मीन्स हमारे यहाँ से 16 किलोमीटर ऊपर से 35 किलोमीटर तक ओजोन का लेयर है. और ये ओजोन का लेयर क्या होता है? तो इसमें होल आ गया है अंटार्कटिका के ऊपर की, जिसकी वजह से जो अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स है वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. पता है ना? आप अगर देखते हो तो कैसे मेल्ट हो रहे हैं. आप न्यूज चैनल्स वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा. सो नेक्स्ट वन है कि एसिड रेन, स्मोक, पुअर एयर क्वालिटी हैव बीन द रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड बोथ इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस एंड ऑटोमोबाइल्स हैव रिलीज्ड द जाइंटिक अमाउंट्स ऑफ इमिशन इन द एटमॉस्फेयर. देखो, ये मैंने अब इसके पहले भी डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, these all things are emitted from the factories, as well as harmful chemicals are also emitted by those factories. So its effects on environment as well as human health. Hmm? Another one is the population explosion. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है कि देखो, डे बाय डे पॉपुलेशन इन इंक्रीजिंग. चाइना को भी हम लोग पीछे छोड़ने लगे हैं. तो थर्ड वर्ल्ड ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज आर विटनेसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. एंड ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देर इज एवर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज. पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए खाने के लिए तो होना चाहिए ना कुछ. तो ये इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? एक तरह से प्रेशर उसके ऊपर, फार्मर्स के मीन्स खेत के ऊपर भी आ रहा है. एज वेल एज वाटर. इतने बड़े पैमाने में पॉपुलेशन जब बढ़ रही है उनके लिए वाटर की मात्रा, पता है ना, पानी कटिंग किया जाता है. So for instance, in India, the per capita availability of land is declining every year due to the growing population. And due to the population explosion, human activities regarding survival component and the problem of environmental degradation. So for instance, traditional methods of cooking with firewood on an increasing scale affects the air environment. Population explosion also results in overgrazing of animals, overutilizing land for cultivation, and urbanization problem. देखो, फार्मर्स क्या कर रहे हैं कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जो कम पड़ रहा है ग्रेन वगैरह, तो वहाँ पे ज़्यादा फार्मिंग करते हैं. इसके लिए एरिया बढ़ा रहे हैं, इसके लिए ट्रीज काट रहे हैं. एट द टाइम बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे के लिए और एनिमल्स के लिए ओवर ग्रेजिंग हो रहा है. तो जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है? तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है. देन नेक्स्ट वन इज द फार्म मैकेनाइजेशन. देखो, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, लोगों को अनाज उतना बनाना है या खाने पीने की चीजें बढ़ानी है, तो फार्मर्स आर टेकिंग कैश क्रॉप्स. और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जिस क्रॉप्स में इस क्रॉप से मिलेगा वो क्रॉप्स वो लेने लगे. So soil erosion take places due to the various activities including the use of mechanization of agriculture due to use of farm mechanization and tractors. Rapid restriction of organic components of farm is taking place, and the imbalance in organic component decrease productivity and also results in ecological imbalance in the farm system. देखो, फार्मिंग जो है इसमें इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आल्सो यूजिंग देयर. So pesticides and insecticides. So excessive use of chemical fertilizers, pesticides and insecticides. It also affects on soil. So
the fertility of that soil is reduced day by day, and the faulty use of fertilizers has caused growth of microorganism, which is turn cause various disease. देखो डे बाय डे ये जो केमिकल्स यूज करते हैं, अगर फार्मर्स को उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि कितना यूज करना है नहीं करना है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो जरूरी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो भी इसमें मारे जाते हैं। एज वेल एज केमिकल की मात्रा सॉइल में बढ़ती है, वही केमिकल की मात्रा अनाज के जरिए और हम जो चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं उसके जरिए हमारे शरीर में जाती है। सो ऑल्सो द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड herbicides has caused imbalance in the soil composition, as these chemicals are not easily biodegradable. Then next one is the felling of trees. So there has been illegal felling of trees in most parts of developing countries. And tree felling is done by villagers for fuel and to earn livelihood by selling logs. And tree felling has resulted in depletion of forest cover and forest instance placed closer to Mumbai such as Lonavala and Mahabaleshwar, which once boasted of thick green cover has shown the sign of massive deforestation. जो डे बाय डे ट्रीज फेलिंग हो रहा है, फिर जैसे मैंने कहा अभी कि मैंने कहा कि डैम बनाने के लिए बोलो या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए बनते जाओ, तो ये सारी चीज़ों की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। देन नेक्स्ट वन है चेंजिंग लाइफस्टाइल। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होती जा रही है, डे बाय डे हमारी लाइफस्टाइल चेंजिंग होती जा रही है। और इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते जा रहे हैं। सो द चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ पीपल एक्सप्लेनिंग इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज हैज रिजल्टेड इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो हमें एसी चाहिए, जो एसी बाहर की साइड से जो एसी हमें क्या करती है, बाहर की साइड से सॉरी अंदर की साइड से कूलिंग देती है, बट बाहर की साइड से हीट छोड़ती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। एज वेल एज अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग फ्रिज यूज करते हैं, तो फ्रिज अंदर कूलिंग देती है, बट फ्रिज के बाहर की साइड से हाथ लगा कर देखो हीट छोड़ता है। एज वेल एज हम लोग प्लास्टिक की कैरी बैग यूज करते हैं, जो 1000 साल तक सालों तक क्या नहीं होती, मेल्ट नहीं होती है। सो प्लास्टिक मटेरियल डू नॉट डिग्रेड एंड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, एज वेल एज फॉर इंस्टेंस the plastic bottles used for packaged water soft drinks remain massive environmental hazard in India, and the non-alcoholic beverages industry uses nearly 60,000 metric tons of plastic bottles every year, and with Mumbai being one of the biggest consumers, with only 60% collected for recycling, it leaves about 24,000 metric tons of PET bottles still is in open to chalk anything from water suppliers to soil. एंड दिस इज बिकॉज पेड बॉटल्स आर नॉट डिग्रेडेबल। ये पेड बॉटल डिग्रेड नहीं होते। हम लोग पानी की बॉटल लेते हैं ना, घर से पानी लेकर जाना पसंद नहीं करते हैं और बॉटल लेते हैं और वो बॉटल वहीं पे कहीं पे छोड़ देते हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी इश्यूज होते हैं। द नेक्स्ट वन इज द ऑटोमोबाइल्स। सो द एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स स्पेशली इन सिटीज लाइक मुंबई एंड दिल्ली हैज रिजल्टेड इन एयर पोल्यूशन। देखो कितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इससे एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो व्हीकल से बाहर छोड़ा जाता है। The excessive use of automobiles, especially in cities like Mumbai, Delhi, has resulted in air pollution. And the air pollution causes certain diseases, including respiratory problems. So, automobiles, especially during rush traffic hours, increase air emission and thereby contribute to poor air quality index. And air quality index, जिसे AQI कहा जाता है, is a number derived by an expert group on how polluted the air is, and also provided a forecast on air pollution at a particular location. And the expert group is how polluted the air, and has also provided a forecast on air pollution at particular location, and the expert group is appointed by the government. So इस तरह से क्या है ऑटोमोबाइल्स की, तो ऑटोमोबाइल्स की रेंज यहाँ पे दी हुई है कि कितनी रेंज ऑटोमोबाइल्स की है। चलो नेक्स्ट है कि ये अभी देखना जरूरी नहीं है उतना। द नेक्स्ट वन है कि अर्बनाइजेशन। सो डे बाय डे अभी हम लोगों ने देखा है कि अर्बनाइजेशन क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जो भी सिविक एम्यूनिटीज है वो कम पड़ती जा रही है। और जैसे ई वेस्ट, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो उससे निकलने वाला ई वेस्ट उतना बढ़ रहा है, प्लास्टिक की कैरी बैग्स बढ़ रही है, पेट बॉटल्स बढ़ रही है, डम प्लास्टिक बैग, पेट बॉटल्स एंड ई वेस्ट बढ़ रहा है, एंड विच कॉजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से
एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। नेक्स्ट वन इज द पॉवर्टी। सो पॉवर्टी इज ऑल्सो इन ब्रॉड सेंस इन इंडिया, यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सो फॉर इंस्टेंस इज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पुअर पीपल रिसोर्ट टू फिलिंग ऑफ ट्रीज, एक्सेसिव ग्रेजिंग एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कुकिंग। देखो जिनके वो क्या करते हैं, एक्सेसिव ग्रेजिंग करते हैं एज वेल कुकिंग के लिए। जैसे कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री जी ने दिया, बट ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने के बाद उनके पास जो रिफिल करने के लिए पैसा होना चाहिए, सिलेंडर के भाव तो बढ़ाए हैं, तो उतने 1100 रुपए पर मंथ उनके पास अगर होंगे तभी वो रिफिल कर पाएंगे ना। तो ये इशू है। तो रिटर्न वो ट्रीज काटते हैं खाना बनाने के लिए, मीन्स कुकिंग एंड यूजिंग मीन्स ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड यूजिंग फायरवुड। सो दिस प्रैक्टिसेस रिजल्ट इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसमें एक तो ट्रीज भी कट होते हैं एज वेल एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंटल पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंटल पॉलिसीज की वजह से भी क्या है, तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस द सेवरल कंट्री फॉरेस्ट कवर द ग्रेटली रिड्यूस ड्यू टू easy clearance given by government authorities for cutting trees for lodging and other activities। कुछ गवर्नमेंट ऐसी है ना कि जिन्होंने अगर आप एक ट्रीज कट कर रहे हो ना, तो आप दूसरे पहले ट्रीज को लगाओ। तो सेम नहीं देती यहाँ पे, इंडिया में ऐसा नहीं है। सो गवर्नमेंटल पॉलिसीज भी अफेक्ट करती है एनवायरमेंट के ऊपर। देन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जैसे मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह डैम वगैरह बने तो हंड्रेड्स ऑफ जो गाँव है उनको माइग्रेट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, और वहाँ पे डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, वाटर रिजर्वियर्स बनाए जाते हैं। ये वाटर रिजर्व के टाइम जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रक्ट होता है। The next one is the natural causes. Natural causes just like the volcano eruption, as well as flood situation, as well as toxic gases। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्सिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, बढ़ता जाता है, और जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट हमें देखना है कि ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इसके ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है इसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि एयर पोल्यूशन। जस्ट इमेजिन इफ वी ब्रीथ द पोल्यूटेड एयर, दैट टाइम इट्स अफेक्ट्स ऑन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। Its effect on our respiratory system. If means there is the contamination in air of carbon dioxide, carbon monoxide and nitrogen oxide, so its effect on respiratory system, जैसे हमें कैंसर है, नोसा है, हेडेक है, इस तरह के नर्वस सिस्टम जो है, ब्रोंकाइटिस जो है, इस तरह के जो डिसीजेस है, ये डिसीजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। अनदर वन इज नॉइज पोल्यूशन। सो ड्यू टू द नॉइज पोल्यूशन और so the health problems are there। So due to noise pollution includes hearing loss, सुनने में नहीं, बार बार वही आवाज अगर कान पे आएगा ना तो सुनाई नहीं देता है। बार बार जोरों शोरों से अगर आवाज आता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है एंड राइज इन रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। अनदर वन इज द वाटर pollution and scarcity। Water pollution and scarcity, so due to the excessive use of harmful chemicals, fertilizers, pesticides and herbicides, underground water is getting polluted, and the concentration of zinc, lead, manganese and nitrates has increased in underground water, and excessive use of water resources for industrial use has depleted and the water resources in several states, and the water has turned saline। देखो वाटर पॉल्यूशन है, इसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हाँ, जैसे कि ये जो हम लोग पोल्यूटेड वाटर अगर लेते हैं ना तो कंज्यूम करते हैं, बाय दैट कंजप्शन द गैस्ट्राइटिस, जॉन्डिस, कॉलेरा, इस तरह के डिसीजेस होते हैं। अनदर अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें है कि ग्लोबल वार्मिंग, डे बाय डे the global warming is increasing, as well as temperature is also increasing in mid 20th century. So it is caused by greenhouse gases and deforestation. So it causes extreme weather, leak freak rain and frequent flash floods and extreme heat। So the Intergovernmental Panel on Climatic Change report has predicted that warmer weather can reduce the agriculture yield by 30 to 40% in 2050। So climate change can cause health problems like cancers, then heart diseases, fatigue, eye irritation। इस तरह के जो issues हैं वो issues हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। जैसे हमें देखा ना, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि ओजोन डिप्लेशन की वजह से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट सन रेज कम्स डायरेक्टली ऑन द अर्थ एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन द बायोस्फीयर एज वेल एज ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ। ये इससे क्या होगा, बहुत सारे इश्यूज हमें देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है एसिडिक रेन। पता एसिडिक रेन जो है वो एसिडिक रेन but miss but acid rain, smoke and poor air quality have been the result of our pollution, air pollution, and both the industrial operations and automobiles have released gigantic amounts of emission that have intensified these problems, and acidic rain is harmful to aquatic life एंड वेजिटेशंस। देखो, ये जो एसिडिक रेन जो है, ये एसिडिक रेन की ये क्या जो इम्पैक्ट है वो हमें आगरा की ताजमहल के ऊपर देखने के लिए मिलता है कि उस ताजमहल के ऊपर जो संगमरमर का बना हुआ है उसके ऊपर गड्ढे बने। इट मीन्स हाउ हार्मफुल दिस acidic rain is. So scientific studies have shown that the process that results in the formation of acid rain and generally begins with the discharge as well as discharge of sulfur dioxide and nitrogen oxides as well as into the atmosphere, and these waste gases are released by the combustion of fossil fuels by automobiles, electric power plants, and smelting refining facilities. They are also emitted by some biological process, and the gases combine with atmospheric water vapor to form of sulfuric acid and nitric acid. Another one is the depletion of marine life. So pollution is occurring all over the world and poisoning the planet's ocean. क्या है कि जो मरीन लाइफ है इसमें जो मरीन वाटर है, मरीन वाटर क्या हो रहा है, तो पोल्यूट हो रहा है और एक तरह का पॉइजनियस बनता जा रहा है. So even in remote areas or the effect of marine degradation are obvious. In some area, the natural environment has been exposed to hazardous waste. In other places, major disasters such as oil spills have ruined the local environment. ऑयल स्पिल होता है, पता है ना, तेल गलती जिसे कहा जाता है. ऑयल जो है, ऑयल लीकेज होता है. ये ऑयल लीकेज की वजह से क्या होता है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और ओशियन जो है वो डिग्रेड होता है और मीन्स पोल्यूटेड होता है. एज वेल एज अगर हम लोग देखेंगे तो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट, वो क्या है, तो ड्रेनेज सिस्टम के जरिए रिवर में और रिवर से समुंदर में जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मरीन लाइफ इससे इफेक्ट होता है. The next one is the deforestation. So due to excessive felling of trees and forest fires, there has been a great loss of forest. And the rainforests are vital for human survival. Depletion of rainforest can cause several disasters and diseases. देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो वो है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ड्यू टू एक्सेसिव फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट फायर देयर हैज बीन ग्रेट लॉस ऑफ फॉरेस्ट. अगर इस तरह से लॉस होता रहेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, द रेन फॉरेस्ट आर वाइटल ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल एंड डिप्लीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट कैन कॉज सेवरल डिजास्टर एंड डिसीजेस. अगर ये फॉरेस्ट ही कम होगा तो रेन कम होगा, रेन कम होगा तो बहुत सारे इश्यूज होंगे, जैसे कि आज का टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारे इश्यूज हमें देखने के लिए मिलते हैं. देन नेक्स्ट वन इज द डेजर्टिफिकेशन. So human activities such as overactivation, overgrazing, and so on can cause the desertification, and the desertification process can be catastrophic for the inhabitants of an area, and by the preventing the growing of food, desertification can lead to famine and poverty. डेजर्टिफिकेशन से क्या होगा, फेमाइन एंड पॉवर्टी जो भी है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है. द नेक्स्ट वन इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. The concept of sustainable development. So the most frequently quoted definition of sustainable development के बारे में क्या आपने इसके पहले भी सुना होगा, जिसे निरंतर विकास, चिरंतर विकास कहा जाता है. The most frequently quoted definition of sustainable development is
इन ब्रूटलैंड रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या दी है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ करंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. So present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. अभी के जनरेशन की ज़रूरतें कंप्लीट करते करते अब क्या करना है? तो नेक्स्ट आगे की जो जनरेशन है, ये आगे की जनरेशन के लिए भी कुछ बचा के रखना, इसे ही क्या कहा गया है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है. जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, उनका बेनिफिट अभी लेना है, उसी के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन के लोग भी उनका बेनिफिट ले सके, इस तरह से उनका यूज करना है. इसे ही क्या कहा गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So sustainable development focuses on improving the quality of life for all of the world's citizens without increasing the use of natural resources beyond the capacity of the environment to supply them indefinitely, and it requires the understanding that inaction has the consequences and that we must find innovative ways to change the institutional structures and influence individual behavior. It is about to taking actions and changing policy and practice at all levels from the individuals to इंटरनेशनल. अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जिसे हम लोग निरंतर विकास, चिरंतर विकास कहते हैं या सदैव विकास कहते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन industries is increasing and our social and cultural and economic values have changed. So due to changes in lifestyle, the materialistic demands is increasing and therefore there is overuse of materialistic goods to satisfy our lifestyle. जैसे कि हमारी हमारी लाइफस्टाइल को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को व्हीकल्स चाहिए, हमें मिक्सर चाहिए, हमें टीवी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, और ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है? तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है. ये सारी चीज़ें एंड पहली बात तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हर एक चीज़, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में बनती है, और यही इंडस्ट्रीज ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन करती है, ग्रीन हाउस देन केमिकल का इमिशन करती है, और जिसके लिए इसकी ज़रूरत है. Another one, the overuse of natural resources has created the problem of generation of soil waste and material, mainly the urban in the industrial area. क्या होता है कि ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उनका ओवर यूज करने के कारण क्या हो रहा है कि आगे के जनरेशन के लिए वो नहीं रह रहे. सो दिस हैज कॉज टू डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट. अनदर वन, ड्यू टू ओवर यूज द वाटर बॉडीज आर गेटिंग पोल्यूटेड. वाटर पोल्यूशन हो रहा है. So there is depletion of groundwater resources and the water has turned saline in many places. Another one is the forests are getting depleted due to felling of trees. Felling of trees की वजह से क्या हो रहा है? तो forest depleted हो रहा है, and this has resulted in the soil erosion and the surface soil get deposited in the river valley and making the river basins shallow to cause floods. Another one is the felling of trees has also resulted in increasing rate of carbon dioxide, which create the problem of global warming. ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन देयर हैज ओवरयूज ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. देन मीन्स ये पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है? तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? तो डिप्लीटेड हो रहे हैं. सो the above factors have lead to degradation of environment, and therefore there is a need to sustainable development. People need to be made the aware of needs and the method to control their demands and to overcome the problems of overuse of natural resources. Hmm? One minute. Huh? Okay. ये यहाँ पे क्या दिया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिए ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स दिए. ये प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन है इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक डिसीजन. इट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्या है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है,
फॉरेस्ट ट्रीज फेलिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे अगर ये कम करना है तो हमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दी है, जिसमें फर्स्ट वन है कि इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक डिसीजन। एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक डिसीजन का इंटीग्रेशन होना जरूरी है। सो इट्स रिक्वायर दैट वी इंश्योर इकोनॉमिक डिसीजन एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो भी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट अगर कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेती है, ऐसे कंडीशन में एनवायरमेंट को सामने रखकर वो डिसीजन लेना जरूरी है। ड्यू टू दैट एनवायरमेंटल initiatives shall adequately take into account economic consequences, जिसका इम्पैक्ट, इकोनॉमिक डिसीजन का इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर देखने के लिए मिलता है। अनदर वन इज द स्टेवर्डशिप। सो इट रिक्वायर दैट वी मैनेज द एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। कि जो भी एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी हो, वो क्या है, अभी हमें ऐसा यूज करना चाहिए एनवायरमेंट का कि हम लोग अभी भी यूज करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखा जा सकता है। तो स्टेवर्डशिप रिक्वायर द रिकॉग्निशन दैट वी कैन केयर टेकर ऑफ द एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। हम लोग क्या है, इन्वायरमेंट के केयर टेकर है, इकोनॉमी के केयर टेकर है। सो फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, ताकि वो आगे की जनरेशन के लिए भी बच सके। एंड अ बैलेंस मस्ट बी स्ट्रक बिटवीन टूडेज डिसीजंस एंड टुमारोज इम्पैक्ट्स। नेक्स्ट वन इज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ये किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स रिक्वायर दैट ऑल सिटीजन एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनिंग द एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, with each being accountable for decisions and actions in a spirit of partnership and open cooperation। क्या है, देखो डिसीजन तो गवर्नमेंट लेता है, एक्ट तो गवर्नमेंट पास करता है, प्लास्टिक बैन का ये तो प्लास्टिक बैन के लिए जो एक्ट है वो गवर्नमेंट ने पास किया, बट एक्चुअली इम्प्लीमेंट जो करते हैं ये हम पीपल करते हैं। सो इसमें हर एक की पार्टनरशिप और हर एक का कोऑपरेशन, ओपन कोऑपरेशन होना जरूरी है। हर एक ने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी जरूरी है। Another one is the prevention. So it requires that we anticipate, prevent or mitigate significant adverse environmental and economic impacts of policy, programs and decisions। क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड डिसीजन, तो ये हमें यहाँ पे देखना है। प्रिवेंशन रिक्वायर दैट वी एंटिसिपेट, प्रिवेंट और मिटिगेट सिग्निफिकेंट एडवर्स एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिसी। अगर ऐसी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बना रहा है या तो दूसरा कोई गलत काम एनवायरमेंट से, जिससे एनवायरमेंट को जिसकी वजह से खतरा है, तो ऐसे पॉलिसीज को प्रिवेंट करना ये हमारा काम है। अनदर वन इज द conservation. So it required that we maintain essential ecological process, biological diversity and life support systems of our environment, harvest reusable resources on a sustainable yield basis and make wise the efficient use of our renewable and non-renewable resources। क्या है कि एनवायरमेंटल जो रिसोर्सेस है इनका कंजर्वेशन करना, फिर वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो, अलग अलग स्पेसीज हो, क्योंकि एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट, जो भी चीज़ें रीयूज करने जैसी है उनको रीयूज करना ज़रूरी है। जो चीज़ें मीन्स जहाँ तक हो सके कम से कम यूज़ करना ज़रूरी है। जो जिन चीज़ों का रिसाइकल करना है, करना होगा, वो करना आएगा, उनका रिसाइकलिंग होना ज़रूरी है। अनदर वन इज द वेस्ट मिनिमाइज। हम लोग जो चीज़ों का यूज़ करते हैं एट दैट टाइम जो वेस्ट निकलता है वो बहुत बड़े पैमाने पर रहता है, तो इट्स रिक्वायर दैट वी इंडिविजुअल टू रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी। Another one is the enhancement. So it requires that we enhance the long-term productive capability, quality and capacity of our natural ecosystem. Next one is the rehabilitation and reclamation. So it requires that we endeavor to restore damaged or degraded environment to beneficial uses. So rehabilitation and reclamation requires ameliorating damage caused in the past, and future policies and programs and development should take into the consideration the need for rehabilitation and reclamation. Next one is the scientific and technological innovation. ऐसे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाने चाहिए कि जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को कम से कम खतरा पहुंचे। जैसे कि अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नॉर्मल व्हीकल से ज़्यादा हो रहा है तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल बाइक्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं,
कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से साइंटिफिक इन्वेंशन और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन लाने जरूरी है। अनदर वन इज द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जस्ट किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये सारे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एज वेल एज टू स्टॉप द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इट्स नॉट एक किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हम, मैंने, आपने, सब लोगों ने क्या करना है, तो ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ये किस तरह से कम हो सके इसके बारे में सोचना जरूरी है और उस तरह से अपने कदम उठाने जरूरी है। नेक्स्ट वन इज द गाइडलाइंस। ये जो एनवायरमेंट सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके गाइडलाइंस कौन क्या क्या है, तो फर्स्ट वन है इफिशिएंट ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है इनका विशाल encourage and support development and application of system for proper resources pricing, demand management and resource allocation together with incentives and disincentives to encourage efficient use of resources। कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना इनका यूज कैसे इफिशिएंटली करना जरूरी है। अनदर वन इज पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन इट मीन्स हम लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी, गवर्नमेंट खाली डिसीजन लेकर कुछ नहीं है। तो वी शैल एस्टैब्लिश अप्रोप्रिएट फोरम्स which encourage and provide opportunity for consultation and meaningful participation in decision making। decision making में अपना participation होना चाहिए। We shall endure to ensure due process, prior notification and appropriate and timely redress for those affected the policies, programs, decision and developments। It means जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड या इकोनॉमिक डिसीजन से रिलेटेड जो डिसीजन हो रहे हैं तो उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अनदर वन इज द अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। So we shall be aware that we share a common physical, social and economic environment in the country. So understanding and respect for different social and economic views, values and tradition and aspiration is necessary for equitable management। मीन अंडरस्टैंड मीन्स एनवायरमेंट जो है एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए एज वेल एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अनदर वन है एक्सेस टू एडुकेट इंफॉर्मेशन। So we shall encourage and support the improvement and refinement of our establishment and economic information base and promotion of the opportunity for equal and timely access to information by all citizens। Another one is the integrated decision making and planning। So we shall encourage and support decision making and planning process that are open cross sectorial and incorporate time horizons। इट मीन्स इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग होना जरूरी है ताकि जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो। देन नेक्स्ट मीन्स सब्सटीट्यूशंस कि जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक क्या है, तो जो सब्सटीट्यूट है वो सब्सटीट्यूट यूज करने जरूरी है। जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल के लिए सब्सटीट्यूट क्या है, सीएनजी की, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी नहीं होता और प्राइस भी कम है। तो ये इस तरह के सब्सटीट्यूट जो है वो सब्सटीट्यूट निकालने जरूरी है। नेक्स्ट वन इज द कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल। तो हम लोग चार्ट में देखते हैं कि एनवायरमेंट, सोसाइटी मीन सोशल एंड इकोनॉमिक, ये 3 कंपोनेंट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। और ये 3 कंपोनेंट्स में क्या है कि जब सोसाइटी को इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चाहिए उस टाइम पे जस्ट सी द डायग्राम। जब एनवायरमेंटल जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ईच एंड एवरी कंट्री वाज ट्राइंग टू डू डू द डू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो फॉर दैट टाइम सोशल सोसाइटी और सोशल डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। बट जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है उस टाइम पे एनवायरमेंटल की तरफ और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो ध्यान है इसकी तरफ देना जरूरी है। अनदर नेक्स्ट जो है वो हमें देखना है कि पावर्टी एंड एनवायरमेंट, पावर्टी एंड एनवायरमेंट। सो द पावर्टी एंड एनवायरमेंट का क्या है, तो एकदम नजदीकी रिश्ता है। So the natural environment, just like air, water and food, is the source of survival for everyone, and it is also the source of material required to take our lives from pure survival to substance and beyond the shelter, clothing, tools and infrastructure for collective human settlement। And the absence of denial of these basic necessities contributors to absolute poverty। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि unequal access to basic necessities and other environmental resources is foundation of relatively poverty। देखो पावर्टी है एंड एनवायरमेंट है। अगर गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों के पास
सिलेंडर रिफिल करने के लिए पैसे नहीं है तो वो ट्रीज कट करेंगे, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। एज वेल एज जो खाना लोग के लिए जो लकड़ी जलाएंगे उसकी वजह से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पोल्यूशन होगा। इट मीन्स इस तरह से क्या है, तो एक दूसरे का रिलेशन है, जिसमें लाइवलीहुड, नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एनर्जी, शेल्टर टू दी पुअर पीपल। अनदर वन इज द हेल्थ रिस्क। देखो, जो एनवायरनमेंट के नजदीक रहने वाले जो पुअर पीपल है, वो अपना जो लाइफ है वो रिस्क में रहता है उनका लाइफ। कभी भी फ्लड सिचुएशन है, बहुत सारे जो इश्यूज है वो उनको फेस करने पड़ते हैं। हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज है वो उनको फेस करने पड़ते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली देयर इज टू मच एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू आउट द ग्लोब, एंड स्टडीज ऑन हेल्थ एंड एनवायरमेंट इंडिकेट हाउ प्रिवेंटेबल इलनेस एंड प्रीमेच्योर डेथ्स आर स्टिल occurring in our very large members, especially among the poor। पुअर लोगों में इस तरह की जो अननेचुरल डेथ है वो देखने के लिए ज्यादा मिलती है। द नेक्स्ट वन है रेजिलेंस टू एनवायरमेंटल रिस्क। तो द पुअर पीपल आर मोर अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स, ड्रॉट एंड साइक्लोन। हेलो। ओके 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 ओके। नेक्स्ट वन इज द रेजिलेंस टू एनवायरमेंटल रिस्क। ओके। Sure. So, resilience to environmental risks. The poor people are more affected by natural disasters such as floods, drought, cyclones, earthquake, and extra. Such environmental disorders threaten the livelihood of poor. इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, इनका लाइफ अफेक्ट होता रहता है, and thus it is imperative for effective environmental management of natural resources to increase the resilience of poor people in environmental risk. Another one is the economic development. So the environmental contributes to economic growth and level of employment through agriculture, energy, forestry and fisheries. देखो, पॉवर्टी है बट एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंटल के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इसके ऊपर उनका लाइवलीहुड चलता है। क्या है कि नेचुरल एनवायरमेंट जब रहता है तो वहाँ पे क्या है, जैसे कि पुअर पीपल फिशरी करते हैं, फिशिंग करते हैं, टूरिज्म, फॉरेस्ट्री। टूरिज्म की वजह से भी क्या होता है कि लोगों को ये मिलता है, अपना लाइवलीहुड उनका उसके ऊपर चलता है। जैसे कि अगर फिशिंग करता है तो फिशिंग करने वाला है एक इंसान, अगर स्टार्टिंग में कम से कम पैसा खर्च करके फिशिंग करता है, पैसा कम, जैसे जैसे उसके पास ज्यादा पैसा आता है और बड़ा नेट और बोट वगैरह खरीदता है और जिसकी वजह से और ज्यादा फिशिंग करता है। तो जिस तरह से नेचर हेल्पफुल है उसके लिए, एनवायरमेंट हेल्पफुल है, उसी तरह से उसका जो इम्पैक्ट है, ये बैड बैड इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर भी होता है, क्योंकि ज्यादा फिशिंग करने की वजह से नेचुरल रिसोर्स है उसका भी डिप्लीशन हो सकता है और वो भी एक्सटेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पॉवर्टी एंड एनवायरनमेंट का रिलेशन है। एम आई ऑडिबल? ओके। ये मॉड्यूल यहाँ पे फिनिश है, थर्ड मॉड्यूल यहाँ पे फिनिश है। इज देयर एनी क्वेरी? मैडम मैंने सेंड किया है, मैंने किसी एक को ग्रुप में डाला था, उसने ग्रुप पे डाला है। आप ग्रुप पे हो या नहीं वो पता नहीं मुझे। टेलीग्राम ग्रुप है जो भी नजरीन। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड मॉड्यूल मैंने डाला था, थर्ड मॉड्यूल का मैं आज डालूंगी।
नजरीन, आर यू देयर? तो आपने डाला था ना ग्रुप में? आतिया? यस। ऋतिक, ऋतिक ऋतिक ऋतिक, सुन ना, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। ओके, चलेगा। अनुष्का को भेजा था, मे भी नजरीन को भी मैंने भेजा था, और अर्श आपको भी मैंने भेजा था, राइट? आपने ग्रुप पे डाला है ना? हाँ। कैन यू शेयर प्लीज कैन यू शेयर विथ हीर? यस। नो मैडम, नो 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 नो। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये अनऑफिशियल ग्रुप पे ही आएगा, ऑफिशियल ग्रुप पे नहीं आएगा। पहली बात तो ये ध्यान में रखो। इफ यू आर नॉट देयर, देन यू कैन आस्क टू एनी अदर। हम्म। हीर, हीर। हाँ। अर्श, अर्श का ये जो दूसरे जो लोग हैं ना, इनसे मैं जब लेफ्ट हो जाऊंगी, आप क्या करो, एक दूसरे से कांटेक्ट करो, उस अनऑफिशियल ग्रुप में ऐड हो जाओ, आपको वहां पे मिलेगा ना बेटा। हाँ। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू शेयर पर्सनली टू एवरीवन। स्टूडेंट्स नहीं है तो वो उनके साथ ज्वाइन हो जाओ ना बेटा। हेलो। ए लिसन, लिसन, आई एम नॉट ऑन बोथ ग्रुप, आई एम नॉट अनऑफिशियल एंड ऑफिशियल, बोथ ग्रुप में मैं नहीं, सो आई कैंट शेयर देयर। इसलिए मैंने क्या बोला कि मैं एक को शेयर करूंगी, एक्चुअली ये शेयर करना ये नहीं है। हम्म।